नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करने जा रहे हैं उस धड़कन की जो हमारी जिंदगी को चलाती है, हमारा दिल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज वही दिल सबसे ज्यादा खतरे में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर साल 1.8 करोड़ लोग यानी लगभग 2 करोड़ लोग हार्ट डिजीज से कहीं ना कहीं अपनी जान गंवाते हैं। भारत की बात करें तो यहां हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत दिल की बीमारी से होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि 40% हार्ट अटैक्स अब 40 साल से कम उम्र के युवाओं में हो रहे हैं। तो क्या हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतें, हमारा स्ट्रेस, हमारा खाना हमारे दिल के दुश्मन बन चुके हैं, या फिर हम समय रहते कुछ बदलाव करके अपने दिल को बचा सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं? आज हमारे साथ बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जिनसे हम बेसिक से लेकर गहराई तक सवाल पूछेंगे, ताकि हर एज ग्रुप, हर परिवार और हर कॉमन पर्सन इस डिस्कशन से कुछ वैल्यूएबल सीखे और समझ पाए। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं जो कि अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित दयाल गुप्ता, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मोहित दयाल गुप्ता। शुक्रिया सनसेट टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार यादव, CMO, CGHS आयुर्वेदा। बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर विनोद कुमार यादव आपका। तो आप दोनों मेहमानों से हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत बहुत बेसिक से करेंगे। डॉक्टर मोहित गुप्ता, सेहतमंद दिल क्या होता है और दिल का काम जो जिसे हम सिर्फ धड़कन के तौर पर महसूस करते हैं, क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में? देखिए, हम बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं कि दिल के 3 प्रैक्टिकल पार्ट एक आम आदमी को पता होने चाहिए, उसी से बीमारियां लिंक्ड होती हैं। सबसे पहले दिल की मसल होती है। मसल यानी जो धड़कती है, यानी पंपिंग मसल कहते हैं। जैसे हमारी पाँव की मसल होती है, इसी प्रकार हार्ट की भी मसल होती है। इसी प्रकार उस हार्ट को, मसल को सप्लाई करने के लिए कौन सप्लाई करेगा? ब्लड। वो आर्टरीज करती हैं। तो आर्टरीज ब्लड को सप्लाई, मसल्स को सप्लाई करती हैं, जो उनको जीवित रखती हैं, उनको प्रॉपर तरीके से वर्क कराती हैं। इसके साथ हार्ट को धड़कने के लिए करंट की भी ज़रूरत होती है। वो करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किटरी यानी धड़कन जिसको आप बार बार बोलते हैं, वो करंट चलता है। अब लॉजिकली जो हम समझते हैं कि हार्ट की बीमारियां कहाँ कहाँ से होंगी, लॉजिकली देखा जाए तो अगर हार्ट की मसल में बीमारियां हैं तो थिक हो सकती है, वीक हो सकती है, यानी कार्डियोमायोपैथी यानी दिल फैल सकता है, जिसको कॉमनली लोग बोलते हैं, जो हार्ट फेलियर कर सकता है। इसी प्रकार जो आर्टरीज हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं, उनमें अगर रुकावट होती है तो अक्सर जो हम कॉमनली समझते हैं, भाई हार्ट अटैक हुआ, एंजाइना हुआ, वो आर्टरीज के अंदर जब ब्लॉकेज होती है वो एंजाइना या हार्ट अटैक के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि धड़कन तेज़ होने से या धड़कन रुक जाने से किसी को हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो पेसमेकर लगाना पड़ता है, या किसी को बहुत तेज़ डेंजरस धड़कन हो जाती है तो वो फिब्रिलेशन हो जाता है, उसको शॉक देना पड़ता है, तो वो धड़कन की बीमारी हो जाती है। तो हार्ट का सारा कार्य ये 3 प्रकार की प्रक्रियाएं करती हैं। लेकिन हार्ट हमारे लिए सेंट्रल ऑर्गन क्यों है? क्योंकि पूरी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जो ब्लड जाता है और ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो जाते हैं, वो कौन सप्लाई करता है? वो हार्ट ही पंप करता है। तो हार्ट की पंपिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल हमारे सारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। और एक नॉर्मल व्यक्ति जो हार्ट होता है उसका टिपिकली 60 से 80 सेकंड के टाइम्स जो एक मिनट के अंदर बीट करता है। फिर उसकी वो टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स होती हैं जो एक आम व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद यादव, अगर आयुर्वेदा के नज़रिए से समझें तो क्या कहेंगे? हमारे दिल, हमारे हृदय का महत्व क्या है और क्या मॉडर्न मेडिसिन से इसकी परिभाषा कुछ अलग है क्या आयुर्वेदा में? देखिए, जो आयुर्वेद का है, अगर आप देखिए आयुर्वेद में हार्ट के लिए हृदय शब्द इस्तेमाल किया है। हृदय अपने आप में उसकी अभिव्यक्ति कैसी है? जो लेता है, रिसीव करता है, ददाति जो देता है, और जो सर्कुलेशन होता है। ये तीनों बातों को हृदय शब्द में आयुर्वेद इसको डिपिक्ट करता है। तो बड़ी सुंदर तरीके से अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के कोरिलेशन में देखें तो वही है, हार्ट ब्लड को रिसीव करता है, बॉडी को पंप करता है और सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। तो बड़ी सुंदर तरीके से आयुर्वेद में हृदय को एक्सप्लेन, चूँकि प्राचीन काल में
जो बीमारियां ज़्यादा, हृदय के रोग ज़्यादा होते नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा, हमारे लिटरेचर नहीं मिलता है, लेकिन आयुर्वेद की एक व्यवस्था है कि बड़े सूक्ष्म रूप में दोष के स्तर पे उन्होंने शरीर पे होने वाले प्रभाव, चाहे वो हृदय पे हो या किसी अन्य अंग पे हो, उनका विश्लेषणात्मक, जब भी आपको समस्या है उसका आप डायलिटेशन कर सकते हैं, यानी उसको बढ़ा के समझ सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। तो बहुत विस्तार से विस्तृत वर्णन नहीं है जैसे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, लेकिन हाँ, बहुत सारी समस्याओं का बिना, मतलब चाहे ब्लॉकेज हो चाहे कोई स्थिति हो, हम आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी तमाम कंडीशन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की डिजीजेस हैं, उन्हें हम होने से ही रोक सकते हैं। इस तरह से आयुर्वेद पूर्ण रूप से हार्ट का ख्याल रख सकता है और आपके दिल को हमेशा के लिए धड़का सकता है। ठीक है डॉक्टर मोहित गुप्ता, पहले कहा जाता था कि थोड़ा बुजुर्गों में दिल से जुड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से अब हम देख रहे हैं समय के साथ ये एज फैक्टर कितना पीछे जा रहा है, 20 से 30 साल की उम्र में भी हम देख रहे हैं हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। क्या बड़ी वजह है, आप क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, मैं आपको ये बात बहुत क्लियर स्पष्ट कर देता हूँ और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, जिसको हम साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन कहते हैं। और ये बात हमारे लिए सबको जानना ज़रूरी है और चिंता का भी विषय है कि भारतवर्ष और साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन के अंदर हार्ट अटैक 1 दशक पहले होता है, मोर सीरियस होता है, डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तीनों आर्टरीज के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होते हैं और हार्ट फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए चिंताजनक है। और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं आज भी केसेस ऑपरेट करके आ रहा हूँ, अगर मैं 100 केसेस ऑपरेट करता हूँ एक हफ्ते के अंदर, उनमें से 25 से 30% जो मेरे हार्ट अटैक के केसेस हैं, उनकी उम्र 35 वर्ष से कम होती है। और 40 से 45% जो केसेस होंगे, 40% हम लेके चलें, उनकी उम्र 50 से कम होती है, जिसको हम यंग हार्ट अटैक कहते हैं। और इसका कारण केवल हमारे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स नहीं है। ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स भी आज हम देखेंगे, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी जो हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके बारे में बहुत आज चिंता व्यक्त किया हमारे ऑनरेबल पीएम ने भी। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल अर्थात हमारा स्ट्रेस एक मेजर रिस्क फैक्टर के रूप में अब उभर कर आया है। और स्ट्रेस केवल ये नहीं कि स्ट्रेस है तो भाई हमने उसको मान लिया, लेकिन आज साइंटिफिक रूप से इसको क्लियरली स्पष्ट किया जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 52,000 पेशेंट्स की स्टडी के अंदर साइकोसोशल स्ट्रेस, एंगर और कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर पर्पस का ना होना, यह हमारे हार्ट अटैक का एक चौथा हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है। और यही नहीं, हमारी अपनी स्टडीज़ में पिछले साल हमने 1,500 पेशेंट्स का डेटा पब्लिश किया है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। उसमें हमने देखा 91% जो हमारे मरीज़ थे, उनके अंदर मॉडरेट टू सिवियर लेवल ऑफ स्ट्रेस मौजूद था। तो ये एक मेजर रिस्क फैक्टर के रूप में उभर रहा है, जिसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेशर ड्रिवन हमारी लाइफ है। इसके साथ नए रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं। नए रिस्क फैक्टर्स में आप देखेंगे जेनेटिक्स तो चली रही है, जीन से हमारा ट्रांसमिट होता है। उसी के साथ आज हम देखेंगे पॉल्यूशन है। हमारे पॉल्यूशंस के साथ नॉवल जो लिपिड मार्कर्स हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन ए है और इसी के साथ एपोलाइपोप्रोटीन बी है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स जो हैं, ये भी हमारी लाइफस्टाइल में बहुत एग्रेसिव रोल ले रहे हैं। तो मल्टीपल चीज़ों को हम देखेंगे, ये हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसके ऊपर हमारी सोच, हमारा लाइफस्टाइल, वो इनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए हार्ट अटैक को अर्ली उम्र के अंदर लेकर आ रहा है और इसको हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आप दोनों ही जैसे लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं और आयुर्वेद के नज़रिए से जैसे आपने बताया डॉक्टर यादव, दोष क्या माने? क्या वो दोष जन्म से ही हैं? जो दोषों का अगर हम इम्बैलेंस की बात करें या लाइफस्टाइल की बात करें, आहार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आयुर्वेद क्या मानता है सबसे बड़ा फैक्टर दिल की बीमारियों के पीछे कौन सा है जो काम करता है? देखिए, आयुर्वेद जो है, जहाँ तक बचपन से बात है या जन्म से बात है, माता पिता की हेल्थ की कंडीशन कैसी है, उसी तरह की गर्भ स्थापना और बच्चे की हेल्थ हमारी होती है। लेकिन जैसे उसको वातावरण मिलता है धीरे धीरे, तो कुछ जो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं जो माँ से जन्म से आते हैं, वो तो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं। लेकिन जो कुछ आपके अर्ली लाइफस्टाइल के कारण है, आपके खान पान के कारण है, तो आयुर्वेद इन दोनों बातों पे ही, आपके आहार यानी भोजन व्यवस्था पे और विहार लाइफस्टाइल पे, चूंकि हम ऐसा मानते हैं आयुर्वेद में हृदय चेतना का भी स्थान है, यानी जितने भावनात्मक इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं वो आपके हृदय से संबंधित हैं। तो भावनात्मक तनाव
जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा, ज़्यादातर लोग चाहे घरेलू हो या बच्चों को, जहाँ भावनात्मक तनाव बहुत ज़्यादा होता है वहाँ मानसिक रूप से प्रभावित होकर आपके हृदय की समस्याओं को उत्पन्न करता है। इसके अलावा अगर हम देखें आहार हमारा यदि गुरु यानी भारी भोजन और सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी बैठे रहने की हैबिट है, जैसे आजकल फिजिकल स्पोर्ट्स या आउटडोर स्पोर्ट्स बच्चों में कम हो गए, एडल्ट्स में भी कम हो गए और बुजुर्ग लोगों में तमाम डिजीज़ के कारण और कारणों से उनकी फिजिकल एक्टिविटी घट रही है। इन सब कारणों से सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो भोजन है उसका जो आहार रस है वो बनता है तो मंदाग्नि यानी डाइजेस्टिव पावर आपकी घटती है। वो जब आहार रस का पाचन ठीक नहीं होता है तो साम रस की उत्पत्ति होती है, यानी एक ऐसा फूड मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड होता है जिसे हम हाइपरलिपिडेमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई राइज ट्राइग्लिसराइड के रूप में समझ सकते हैं। तो ऐसा जब आहार या साम रस जब शरीर में मूवमेंट करता है तो आर्टरीज में वो जमा होता है, धीरे धीरे प्रोसेस है। तो जो ये जमा होने की प्रक्रिया है यही बाद में आगे चल के ब्लॉकेज करता है। हमारा देखिए यहीं पर हमारा चिकित्सा है, यानी कि उसका जो आहार रस है, मंदाग्नि है, इसमें कई फैक्टर जैसे समय पे आपका पेट साफ ना होना, तो उससे दोष जो वात पित्त कफ हैं, इसके अलावा जो खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं वो दोष जब धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं बॉडी के अंदर तो पैसेजेस को ब्लॉक करते हैं। हम इन चीज़ों को डाइजेस्ट करा देते हैं अपनी औषधियों के द्वारा और आपकी हाइपरलिपिडेमिया स्टेट का हाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करते हैं। इसके रिडक्शन से आपका नेचुरल ब्लड फ्लो और जो विस्कोसिटी ब्लड की बनती है यानी गाढ़ापन जिसे आप कहते हैं, कई बार हार्ट पेशेंट में खून पतला करने के लिए दवाई चलती है, हम नेचुरल वे से, मैं एक पंचकर्म का डॉक्टर हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन की विधि से हम उन्हें नेचुरल ब्लड का कंसिस्टेंसी ले आते हैं और हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर डॉक्टर गुप्ता हम थोड़ा सा 15 से 35 साल की उम्र की ही ज़्यादा अगर शुरुआती सेगमेंट में फोकस करें, आपने स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया, लाइफस्टाइल सीधे सीधे जुड़ी हुई है और जैसे आप लोग कह भी रहे हैं दोनों की बातों से समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक ऑर्गन भर नहीं है, हमारे इमोशंस का या माइंड में क्या कुछ चल रहा है उसका सीधा असर दिल पर भी पड़ता है। आप भी क्या मानते हैं कि जो लेट नाइट लाइफस्टाइल है, जंक फूड है, गैजेट्स हैं, ये सब दिल पर सीधा असर डाल रहे हैं? देखिए 3 आधार बड़ी प्रैक्टिकली अगर आप समझें हमारे कहाँ पे डल रहे हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो नॉर्मल पब्लिकेशन आप अपने जीवन को भी देखेंगे तो 3 आधार माने गए हैं। एक है उचित भोजन, दूसरा है प्रॉपर व्यायाम और तीसरा है उचित आराम। अब ये भोजन शरीर के लिए जैसे उन्होंने बताया, लेकिन दूसरा आपका शरीर बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन अगर मन का भोजन आपका अनुचित है यानी इम्प्रॉपर है तो आप ठीक होते हुए भी बीमार महसूस करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि भोजन शरीर और मन दोनों के लिए प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, इसी पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज। आज हम चलते नहीं हैं, हम एक्सरसाइज एडवोकेट करेंगे लेकिन स्वयं हम कितना चलते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज वो बहुत ज़रूरी है और दूसरा मन की एक्सरसाइज। देखिए खिचड़ी जब हमारे कुकर में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती है, लेकिन खिचड़ी जब हमारे दिमाग में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देती है। और आज यंग लाइफस्टाइल के अंदर मेजर प्रॉब्लम जो है वो यही हो रही है कि नेगेटिविटीज और सब पक रही है, भाग रहे हैं हम लोग, सब एक टाइम प्रेस्ड है, टाइम बाउंड है, सब चीज़ें इमरजेंसी में कर रही हैं, रिलैक्सेशन भूल चुके हैं, वर्क लाइफ बैलेंस समाप्त हो चुका है। और तीसरा आराम। आराम केवल ये नहीं है कि हम लोग 6 घंटे 8 घंटे, मुझसे बोलते हैं डॉक्टर साहब आप 4 घंटे सो के कैसे काम चलाते हैं। क्वांटिटी स्लीप के साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी स्लीप लेना। और ये क्वालिटी स्लीप ना होने के कारण हार्ट अटैक की बात छोड़िए, कैंसर्स जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। अब इन्हीं में आपका लाइफस्टाइल होता है। अगर मैं आपको साइंस के रूप से बताऊं तो मेरी बात सब दर्शक बहुत ध्यान से सुने कि अगर आप भोजन रात को 9 बजे के बाद ग्रहण करते हैं तो भोजन आपके लिए भोजन नहीं, आपके लिए पॉइजन का काम करता है। ये क्लियर बात है, ये क्लियर साइंस। क्यों? क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब बड़ा सुंदर रूप से बता रहे थे, वो पाचन प्रक्रिया हमारी स्लो होती चली जाती है। इसलिए अगर आप मजबूरी अपने लाइफस्टाइल के कारण आपको भोजन लेट ग्रहण करना है तो आप हल्का भोजन लीजिए,
रात को जंक फूड लेना, कोई ऐसी चीज़ें लेना जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक हैं। हार्ट अटैक नहीं हुआ तो और क्या होगा, हार्ट अटैक के साथ ब्रेन अटैक, अलग अलग जगह कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा। दूसरा, आप कहते हैं सोशल मीडिया, भाई आज हमारी लाइफ जो है वो अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया से समाप्त होती है और उसी से बिगनिंग हो जाती है। गुड नाइट भी उसी से होगी, गुड मॉर्निंग भी उसी से होगी। अब ये हमारे मन के अंदर भोजन जा रहा है। ना केवल ये, सोशल मीडिया तो एक छोटा माध्यम है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, आप देखिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आप देख रहे हैं वो क्या हो रहा है। देखिए, आज एक चीज़ समझना प्रीति जी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा पूछता हूं कि हम चीज़ें देखते हैं, लेकिन देखना एक है, उसको एब्जॉर्ब अपने अंदर करना वो हमारे लिए आज घातक हो चुका है। नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव सब चीज़ें हम देखते हैं, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी सोच को बढ़ाती है, हमारे एड्रेनलिन, हमारे कॉर्टिसोल को बढ़ाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाती है। अब होगा क्या, सिंपल सा, जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में डिपॉजिटेड है, 50% है, 60% ब्लॉकेज है, सडन स्ट्रेस, सडन इमोशंस का आना, इनकी बात तो छोड़िए, जो टिपिकली हम लोग सीरियल्स देखते हैं, उन सीरियल्स में अति उत्तेजना या अति नेगेटिविटी का होना, हम ऐसा कई बार हम देखेंगे तो आप देखेंगे लोग ऐसे एब्जॉर्ब्ड होते हैं उसके अंदर जैसे वो खुद ही उसके अंदर एक्टर हो। अब ये चीज़ें उनके इमोशंस को फ्लरिश करती हैं, तेज़ी से उसको स्टिमुलेट करती हैं, और स्टिमुलेट होते ही इमोशंस जो हैं वो उस प्लाक को रप्चर कर देते हैं। इसलिए स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर पड़ जाता है। तीसरा स्ट्रेस हमें कहाँ से मिलता है, हमारे वर्क प्लेस पर। लोग हमारे अनुसार नहीं है, चीज़ें हमारे अनुसार नहीं है, टाइम बाउंड है, टाइम प्रेशर है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब कोई अपने टाइम के अंदर दौड़ रहा है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रेशर जो है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 25 to 50% हमारी चांसेस ऑफ हार्ट अटैक सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। और ये मैं आपको कहने की बात से नहीं बोल रहा, हमारे अपने एक्सपेरिमेंट्स में हमने ये शो किया है कि तनाव, लैक ऑफ पर्पस, स्ट्रेस हमारी जीन्स के ऊपर असर डालता है, हमारी बायोलॉजिक एज के ऊपर असर डाल रहा है, उसको कम कर रहा है। इसलिए जंक फूड, लाइफस्टाइल, मल्टीपल चीज़ें जो हैं ये हमारी लाइफ में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यहीं इसका समाधान चलता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें देखना पड़ेगा। और आप सब लोग, मैं तो आपको सबको बोलूँगा कि अपनी ही पूरे दिन की दिनचर्या और क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना चल रहे हैं, उसका एक लिस्ट बनाइए। आपकी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी, आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसीलिए आयुर्वेद दैनिक दिनचर्या, ऋतुचर्या सब पर बहुत जोर देता है। तो समाधान भी कहीं ना कहीं हमारे बेसिक्स में ही है डॉक्टर। देखिए, मूल बात आयुर्वेद की खूबसूरती ये है कि उसका एक प्रिंसिपल है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पशमनम च, यानी जो व्यक्ति समाज में स्वस्थ है उसे हम बीमार ही ना होने दें। तो आप बहुत बड़ी एक सोसाइटी के, समाज का वो हिस्सा जो स्वस्थ है, हम अगर उसके स्वास्थ्य के मेंटेनेंस कर लें चिकित्सा के द्वारा, तो हमारे पास डिजीज़ बर्डन कम हो जाता है। इसके बाद जो डिजीज़ में फंस गए, चाहे वो खराब आहार विहार, लाइफस्टाइल या किसी कारणवश से वो हुआ, वहाँ हम औषधि के द्वारा और शोधन चिकित्सा के द्वारा, पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा जब भी आवश्यक हो अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कराएं। और कुछ रसायन औषधियाँ ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म में दे आर हेल्दी, सेफ, और आपके हार्ट के अलावा अन्य सब अंगों का कोऑर्डिनेशन और उनकी हेल्थ सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करते हैं। और दिनचर्या में जहाँ तक है, तो सुबह आप सूर्योदय से पूर्व उठिए। सूर्योदय से पूर्व उठने के बाद सुबह के समय नेचर एक नेचुरल अर्जेस डेवलप करता है बॉडी में टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए। यानी आपका पेट साफ होना चाहिए। आपका पेट साफ होगा, आपको भूख अच्छी लगेगी। आपकी भूख अच्छी है, इसका मतलब आपका लीवर का हेल्थ अच्छा है। लीवर का हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब आपके हार्ट पे प्रेशर कम हो गया। सेकंड बात आती है, दिन में किस टाइम आपको खाना खाना है। स्नान करने के बाद जब अच्छी भूख लगे तो खाना खाएं। जैसे ऑफिस गोअर्स हैं दिल्ली में, इन्हें सुबह भूख ही नहीं लगती, लेकिन ऑफिस जाना है तो फटाफट खा लो। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग उस टाइम बिल्कुल ना खाएं जब तक आपको भूख नहीं लग रही है, क्योंकि बॉडी में एंजाइम्स, जूसेस रिलीज नहीं हुए खाने को पचाने के लिए, तो खाना सड़ेगा और गैस बनाएगा। गैस बनाने से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पेट फूलेगा, और वो भी कई बार आपको एक भ्रम उत्पन्न करता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, एसिडिटी बनती है, उससे जलन होती है। तो इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद आपको भोजन के बाद सबसे बड़ी बात है, जो आप सो जाते हैं, लेट जाते हैं, चाहे रात्रि के समय, ये ना करें। आप भोजन के बाद थोड़ा सा चलें, 100 कदम चलें, क्या वज्रासन में बैठें। इससे आपके डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प मिलेगी। और रात्रि शयन
अक्सर क्या है, लोग लेट नाइट सो रहे हैं। हमारा एक नेचुरल बॉडी का रिपेयर सिस्टम है जो 10:30-11 बजे के बाद इंप्लीमेंट हो जाता है बॉडी में, ड्यू टू बॉडी क्लॉक। वो रात की इफेक्ट से हमारी बॉडी अपने आप को दिन भर काम किया तो रिपेयर करती है। उस रिपेयर के प्रोसेस को हम हैम्पर करते हैं देर रात तक जग के। तो आप समय पे सोएं, समय पे जागें, जब आपको भूख लगे तब खाना खाएं, असमय खाना ना खाएं, तो आपकी दिनचर्या अच्छी हो जाएगी। ऋतुचर्या में क्या होता है, ऋतु चेंज होती है, मौसम बदले तब भी बहुत सारे मतलब इफेक्ट आते हैं आपकी बॉडी पे। जैसे कि सर्दी के मौसम में अचानक आप सडन कोल्ड एक्सपोजर होता है, इनमें भी देखिए हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को बीपी बढ़ जाता है। इन सब कंडीशंस में एक ऋतु में कैसे जीना है, आयुर्वेद में बहुत सुंदर तरीके से बताया है। उन ऋतुओं के साथ आपको सामंजस्य बिठा के और अपने आहार में भी परिवर्तन करना चाहिए, केवल जीवन शैली नहीं, खान पान में। इसीलिए नाना प्रकार के विविध प्रकार के आहार या खाद्य पदार्थ नेचर ने हमको दिए हैं, तो उनका इस्तेमाल करके हम ऋतुचर्या, दिनचर्या और अपने हृदय को और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस की बात अभी हुई थी डॉक्टर गुप्ता, जब स्ट्रेस की बात करें, हम जान रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अब इतने स्टार्टअप्स शुरू करने का भी एक क्रेज़ है, लोग चाह रहे हैं, अच्छा इकोसिस्टम भी है देश में, जॉब को लेकर स्ट्रेस है, पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस है, सब तरफ स्ट्रेस है। तो प्रिकॉशन एक डॉक्टर के नज़रिए से आप किस तरह के प्रिकॉशन बताएंगे कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भी आप अपने दिल का ख्याल अच्छे से रख सकें? देखिए, संयम ज़रूर रखें। मैं आपको बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल से मंत्र बताता हूँ। सबसे पहले स्ट्रेस एक आउटवर्ड फिनोमेना है, इसके बारे में सोच सोच के नेगेटिविटीज़ को ले लेके हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके डर, भय और चिंता, ये 3 इमोशंस हमारे मन में जनरेट होते हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए गाड़ी की तरह है। अब इस गाड़ी का रिमोट कंट्रोल अक्सर हम लोग बाहर देकर रखते हैं। बाहर देकर कैसे रखते हैं, उसने ऐसा कहा इसकी वजह से मुझे ये लगा, उसकी परिस्थितियों की वजह से ये हुआ, लोग मेरे अनुसार नहीं है, सिचुएशंस मेरे अनुसार नहीं है, जैसी चीज़ें मैं चाहता हूँ वो नहीं है। तो संकल्प जब हमारे बार बार कमज़ोर होते हैं, कहीं ना कहीं वीक होते हैं, हमारा अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल बाहर रहता है और ये हमारे जीवन में तनाव करता है। तो प्रेशर्स हमारे परिवार से, प्रेशर्स हमारे मित्रों से, प्रेशर्स हमारे प्रोफेशन से, प्रेशर्स हमें प्रकृति से, हर प्रकार से ज़रूर मिलेंगे। या तो हम उन सबको परिवर्तन कर दें, वो अक्सर पॉसिबल नहीं होता। दूसरा तरीका है हम अपने आप को ही शक्तिशाली बना रहे हैं, और वो शक्तिशाली बनाना हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ, हमारे संकल्पों को पावरफुल, पॉजिटिव और सकारात्मक बनाना है। यही स्ट्रेस को जीतने का सबसे बड़ा तरीका है। और मैं आपको प्रीति जी बहुत सिंपल से मंत्र बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे, डाइट की बात डॉक्टर साहब ने की, अब डाइट की बात को हम सिंपल से लें, कार्डियोलॉजी के अंदर हम सिंपल एक बात कहते हैं, मैं कहता हूँ आप सब कुछ खाइए, लेकिन भोजन को एक पिरामिड के रूप में लेकर रखिए। सवेरे उठकर आपके भोजन के अंदर सबसे पहले आपको भोजन हमेशा डाइनिंग टेबल पर खाना है। चेक करिए, 90% लोग बिस्तर पर लेट कर, उल्टे पड़े हुए, सीधे पड़े हुए, टेलीविजन सामने चल रहा होगा। ये हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं। हमारे परिवार में हमको ये प्रिविलेज नहीं मिलती है आज भी। हम जाएंगे तो डाइनिंग टेबल पर चारों बैठकर, हम लोग साथ बैठकर भोजन खाते हैं, इंटरनेट बंद, टेलीविजन बंद, मोबाइल फोन बंद, हम शांति से आराम से भोजन को ग्रहण करते हैं। दूसरा, भोजन को कभी भी डायरेक्टली बर्तन से नहीं खाना, उसको छोटे पोर्शंस में परोसकर, उसको वाइब्रेशंस देकर, उसको भोग लगाकर, उसका एरोमा उसको फील करके आपको एंजॉय करते हुए खाना। क्यों काम करते हैं आप, क्यों कर रही हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ? केवल आधे घंटे के भोजन के लिए तो कर रहे हैं। अगर हम उसको भी सुकून से नहीं खा पाते तो तनाव तो नेचुरली आएगा। आज भोजन कैसे चलता है, कान पे टेलीफोन है, सामने टेलीविजन है, उसमें भी सास बहू सीरियल चल रहा है, और खाना हम तेज़ी से खा रहे हैं, लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो भैया भोजन कैसे शरीर को लगेगा? स्ट्रेस चल रहा है, वो हमारी बॉडी में प्लाग बनाएगा, हार्ट अटैक करेगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, रात को कभी भी 8-9 बजे के बाद भोजन को कम करें, मिनिमम करें। नहीं तो फ्रूट्स लें, हल्का सा पपीता लें या दलिया वगैरह लेकर उसको कम करें। अगर लेट भोजन खाते हैं तो खाने और सोने के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का गैप रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आराम से खाएं, लेकिन भोजन के अंदर सैलड्स को,
फ्रूट्स को ज़रूर इंक्लूड करें। मेरे भोजन के अंदर मॉर्निंग और आफ्टरनून के अंदर फ्रूट्स एंड सैलड्स भोजन से आधे घंटे पहले इंक्लूडेड होता है। नेचुरल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेन्स, जिसको हम लोग कहते हैं पंच तत्वों की रोटियां हैं, मल्टीग्रेन हैं, इस प्रकार की चीज़ों को हम करेंगे, मिलेट्स हैं, इन सबको इंक्लूड करेंगे। ये रफेज बनाती है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये हमारी बॉडी की जो पाचन प्रक्रिया है उसको हेल्दी रखती हैं। इसी प्रकार के बीन्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। घर का बनाया हुआ दही है, इसी प्रकार की चीज़ों को हम लेंगे, ये बहुत बेनिफिट देता है। तो वैरायटी भोजन आप लीजिए। भारतवर्ष तो फूडर्स पैराडाइज है, यहाँ आपको हर प्रांत में हर प्रकार की चीज़ों के लिए आपको सप्लीमेंट मिलेगा। सब खाइए लेकिन संयम से खाइए। मॉर्निंग में ज़्यादा, आफ्टरनून में थोड़ा सा बैलेंस्ड और रात को थोड़ा सा हल्का लीजिए। आप देखिए आपके हार्ट अटैक और इन चीज़ों की परसेंटेजेस सिग्निफिकेंटली उस पर फर्क पड़ेगा। इसके साथ जब आप भोजन प्रॉपर खा रहे हैं, पानी को भी ज़रूर आप ग्रहण करिए 2 से 2.5 लीटर, अपनी हार्ट की कंडीशन को देखते हुए। घी, तेल, तली हुई चीज़ें आप लेना चाहते हैं आप ज़रूर लीजिए। मैं अपने हार्ट अटैक के मरीजों को भी परहेज नहीं बताता, लेकिन मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसको संयम से लीजिए। अगर आप ऑयल्स ले रहे हैं, ऑयल्स को रोटेट करिए। घी ले रहे हैं, थोड़ा सा लीजिए, उसको चपाती में लेकर लगाकर आप उसको खाइए, लेकिन उसी के बने हुए परांठे, उसमें तली हुई चीज़ें खाएंगे, वो सैचुरेटेड फैट्स हमारे हार्ट पे नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार की अनेकों अनेक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग आपको डाइट के बारे में और बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रीन टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, मशरूम्स हैं, इसी प्रकार से जो हमारे नट्स हैं, आप सब लोग अपने घर में चिया सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, मॉर्निंग के अंदर अखरोट है, बादाम है, इन सबको भिगोकर ग्रहण करें। हार्ट अटैक के चांसेस 20 से 25% कम हो जाते हैं। दीज आर कॉमन थिंग्स जो हम सब लोग, एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपने घर में ग्रहण कर सकता है। लेकिन इसके साथ जैसे आप भोजन खा रहे हैं, अपने मन को भी अच्छा भोजन खिलाइए। जब आप शरीर के लिए ले रहे हैं तो एक एक्सरसाइज आप केवल ये करिए कि भैया रात को सोने से पहले मैं कम से कम आधा घंटा, मैं पूरे दिन आपको नहीं कहता, मॉर्निंग में उठने के बाद आधा घंटा और रात को सोने से पहले आधा घंटा, और परिवार के साथ जब बैठे हैं वो आधा घंटा, आप अपने इस फ़ोन को थोड़ी देर उठाकर साइड में रख दीजिए, टेलीविज़न को उठा के साइड में रख दीजिए, मेडिटेट करिए, अच्छी चीज़ों को सुनिए, अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करिए, पॉजिटिव न्यूज़ को सुनिए, आपस में परिवार के साथ बैठकर कनेक्ट करिए। हाई टेक वर्ल्ड के अंदर हाई टच और कंपैशन को लेकर आइए, करुणा को लेकर आइए। जब ये चीज़ें हम अपने मन में लेते हैं तो ये डाइट हमारे मन को सुकून देती है और स्ट्रेस नेचुरली कम होता है। बिल्कुल। तो शरीर के लिए और कहीं ना कहीं अपनी मानसिक अवस्था को भी सेहतमंद रखने के लिए, और उसका पूरा असर हमारे दिल पर भी पड़ेगा, पूरे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो डॉक्टर यादव, आप क्या बताएंगे जो हृदय हितकारी आहार है, इसमें आप और क्या पॉइंट्स जोड़ना चाहेंगे आयुर्वेद के नज़रिए से? देखिए, जो हृदय हितकारी आयुर्वेद के अनुसार है वो बहुत ज़्यादा गुरु आहार लगातार, यानी ऐसा भोजन जो पचने में बहुत टाइम लेता है, जैसे पनीर है, दूध से बने हुए कई पदार्थ हैं, मिठाइयाँ हैं, लड्डू है, ये सब चीज़ें खराब नहीं है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये उसी के लिए है जो इसको सही से पचा सके। अगर इसका आप पाचन नहीं कर पा रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके पास धन है और आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी डाइट अच्छी है, खाना अच्छा है, लेकिन आप उसके अनुसार श्रम नहीं कर रहे हैं, अगर श्रम नहीं करेंगे तो वो खर्च कहाँ होगा, और खर्च नहीं होगा तो स्टोरेज होगा, मोटापा आएगा। मोटापा आने का मतलब है कि आपके शरीर पे, आपके हृदय की नालियों पे उतना ही प्रेशर या दबाव बनना। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश करिए कि आप अपना खान पान में जो भी आपके प्राकृतिक रूप से, परंपरा के रूप से आपको खाना बन रहा है आपके घर में, तो घर का हेल्दी खाइए। शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध तिल का तेल, शुद्ध गाय का घी या भैंस का घी, ठीक है, इनको स्नेह के रूप में आप अपने खाने पीने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाहर अन्य खाद्य पदार्थ हैं, रिफाइंड चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप चाहे तेल में हो चाहे खाने में हो, प्रोसेस्ड फूड को जितना कम आप करेंगे उतने आपको होगा। आप बढ़िया गेहूं का खाइए, बाजरा खाइए, जौ खाइए, मक्का खाइए। देखिए, सीज़न के हिसाब से नेचर ने आपको दिया है। इसमें एक और अच्छी बात बता दूं, अब शायद इसका चलन कम हो गया है। पहले हम अन्न को भून के खाते थे, जैसे चने भून के, बाजरा भून के, वो भून के खाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत कम हो गई है, और हम बड़ा लश, रिच, मैदे का बहुत ही रिफाइंड इस तरह का खाना खाते हैं, जिसकी वजह से और
तेल भी इस तरह का प्रयोग करते हैं घरों में जो बहुत हेल्दी नहीं है। देखिए, सरसों का तेल इस्तेमाल करने का एक बड़ा है कि एक फैट को कम करता है और आपकी चर्बी भी कम होगी और शरीर को पतलापन लाता है, दुबलापन लाता है। इसलिए हमारे यहाँ सरसों के तेल की मालिश भी करते थे। इससे क्या है, जो शरीर की स्किन में या चर्बी का है उसका विलयापन होता है, यानी कि वो पतली होती है। तो इन सब दैनिक चीज़ों से, खान पान में हरी सब्जियां, और एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ कि सीजनल सब्जियों को, सीजन में आए फल, सीजन में आए अनाज का ही प्रयोग करें। बे सीजन का या हर सीजन में जो हम खाना चाहते हैं, इस प्रवृत्ति को बंद कर दें। और असमय, यानी कि अभी मान लीजिए किसी चीज़ का सीजन नहीं है या अभी गोभी का सीजन नहीं है, लेकिन आप अभी गोभी खा रहे हैं, फिर आप ना डिजीज कंडीशन, आपकी प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ, आपकी 3 तरह की प्रकृतियां होती हैं। इन प्रकृति में कौन सा आहार आपको सूट कर रहा है। जैसे मान लो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसे एसिडिटी बनती है, पेट में जलन होती है, तो मिर्च ना खाए, लहसुन ना खाए, अदरक ना खाए। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने से उसकी बहुत सारी सिस्टम अच्छी होगी। और नेचुरल जो ट्रेडिशनली नेचर में उपलब्ध है आपके यहाँ, आपके जगह पे जहाँ आपका जन्म हुआ है, जिस लोकेशन में आप रह रहे हैं, उसी एरिया का पैदा हुआ भोजन सबसे बेस्ट हेल्थ देता है आपको। ठीक है। और जो आपने घी और मक्खन को लेके बात की, ये अगर दिल का मरीज कोई है तो क्या आयुर्वेद कह रहा है वो भी खा सकते हैं? मैं आपको बताऊं, हम तो दिल के मरीज में घी पिलाते हैं। अच्छा, ठीक है। और मेरे पास कुछ केसेस ऐसे हैं, यू विल बी सरप्राइज, जिन्हें ऑलरेडी एम्स तक में भी ये कह दिया था कि जब मरने के समय आप आना तभी हम आपका ऑपरेशन करेंगे। और मैंने उनको खूब घी पिलाया। हमारे यहाँ जो कितना शुद्ध है, कहाँ से आया, वो सब चीजें ये विषय अलग है। हमको सिर्फ किसी औषध या किसी द्रव्य की शुद्धता पे ही बात करनी होगी। ठीक है, कोई केमिकल वाला खा रहे तो आप उसको, उसके हमारे स्तर की बात नहीं है। घी की इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, हमारा हृदय में साधक पित्त का स्थान है। पित्त को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है घी। जो शुद्ध घी होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है, एक नेचुरल रूप में एक निश्चित मात्रा में बॉडी बिल्डिंग का भी काम कर रहा है। वो सेलुलर फॉर्मेशन में तमाम प्रोसीजर्स में अपना निर्णायक भूमिका निभा रहा है। तो स्नेह तत्व आपके शरीर में चिकना, जैसे डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट में कई बार ड्राइनेस बहुत होती है, तो वहाँ हम घी का इस्तेमाल करके उसको महात्रिफला घी का दवाई से प्रोसेस करके उसकी ड्राइनेस खत्म हो जाती है। या किसी की दिल की धड़कन बढ़ती है, अचानक घबराहट होती है, पसीना आता है, इन सब कंडीशंस में शुद्ध घी का, हमारे यहाँ तो मेडिसिन प्रोसेस्ड घी होता है, उनका बहुत यूज़ है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। और अब एक और बात डॉक्टर गुप्ता, हमने देखा काफ़ी हार्ट अटैक्स के मामले जिम के अंदर आए, और जिम कल्चर अब लोगों में, युवाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बल्कि मैं कहूँगी हर उम्र के लोगों में अब जिम कल्चर बढ़ रहा है। तो इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में देख रहे हैं कोई स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, अपने मन से सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। तो इन चीज़ों का असर दिल पर कितना पड़ता है? आज प्रीति जी, अभी 2 घंटे पहले 32 साल का यंग लड़का, नॉन स्मोकर है, नॉन डायबिटिक है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई इधर रिस्क फैक्टर नहीं है, उसको मैसिव हार्ट अटैक हुआ अभी 2 घंटे पहले। मैंने उसको ऑपरेट किया और टेबल पे मैंने उससे पूछा प्रॉब्लम क्या है, क्या काम करते हो? उसने मुझे कहा मैं जिम ट्रेनर हूँ। मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कंज्यूम करते हो? उसने कहा सर मैं सप्लीमेंट सारे के सारे लेता हूँ। अब ये प्रैक्टिकल आज ही की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 2 घंटे पहले मैसिव हार्ट अटैक के साथ 80-90 ब्लड प्रेशर पे आया था, उसकी जान हम बचा के आए। ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि संयम नहीं है। जिम की 2 बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आप सबको कान खोल के समझनी चाहिए। पहली चीज़ है, जिम में जाना कोई बुरी बात नहीं है, आप ज़रूर करिए, लेकिन जिम में होता क्या है, एक व्यक्ति पहले दिन जाएगा, वो देखेगा वहाँ अनेक लोग ट्रेन कर रहे हैं, उसे लगता है भाई मुझे क्या ये आधा 1 किलो का वेट दे दिया, मैं तो आज ही 10 किलो का वेट उठा लूँगा, और वो व्यक्ति उठा भी लेता है, उठा भी लेगा। लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग की जगह वो अपनी लाइफ में इतनी तेज़ी से अपने आप को स्ट्रेस आउट करता है, कंपटीशन के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में, कंपैरिजन के चक्कर में, उसको जल्दी टारगेट को अचीव करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हार्ट वो कैपेसिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और ये सडन स्ट्रेस का रूप हमारी बॉडी के अंदर प्लाक रप्चर ला सकता है। ये तो आर्टरीज के अंदर अगर ब्लॉकेज है, यही नहीं,
कई बारी कंजेनाइटल बीमारियां यानी पैदाइशी हार्ट के आर्टरीज का जो रूट है वो उल्टा सीधा होता है, यानी इम्प्रॉपर होता है, यानी अनयूजुअल रूट होता है। ऐसे समय पर वो आर्टरीज को अगर सडन ऐसा वेट उठाया जाए वो कंप्रेशन दे सकती हैं, वो भी सडन डेथ कर सकता है। जो आप देखेंगे सडन हार्ट अटैक, सडन डेथ की बात मैं कर रहा हूँ, जो सडन डेथ लोगों में होती है। और तीसरा जो धड़कन, सडनली आप जब हार्ट को स्ट्रेस करते हैं, अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं, हार्ट की धड़कन अरिदमिक जा सकती है अगर कोई ऑलरेडी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो, और सडन डेथ हो सकती है। इसलिए आप जिम में जाएं, तसल्ली से जाएं, धैर्य से जाएं, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना आरंभ करें, ट्रेंड एक्सरसाइज करना आरंभ करें। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं, ये ग्रेजुअली जो है ये होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जिम का एक रूल ध्यान रखिए, चेंज इज अ प्रोसेस नॉट अ इवेंट। ऐसा नहीं कि मैंने भाई 1 महीने कल ज्वाइन किया और मुझे बोला 1 हफ्ते के अंदर मैं 10 किलो कम कर डालूंगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो 100 में से 50 लोग या 30 लोग कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा उनमें से 2 या 3 लोग अपनी जान को भी खो बैठ सकते हैं। तो इसलिए जिम को संयम से लेकर आइए, अपनी लाइफ में बैलेंस रहिए। इसलिए मेरा मंत्र तो बहुत सिंपल है कि मैं नेचुरल लाइट्स और नेचुरल एक्सरसाइजेस को बहुत प्रेफर करता हूँ, वॉकिंग को प्रेफर करता हूँ। और एक मंत्र मैं ज़रूर दूंगा आपको, वो यही है कि यदि आप आधे से पौना घंटा रोज़ नहीं चलते हैं तो आप अपनी उम्र को रोज़ आधे से पौना घंटा कम कर रहे हैं। ये साइंस, क्योंकि जैसे आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग की बात की, उस तरफ भी फोकस ज़्यादा है लोगों का। कार्डियो लोग कम कर रहे हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस। तो उससे क्या दिल हमारा स्वस्थ रह रहा है? प्रीति जी, हमारी बॉडी के लिए कोई भी साइंस पैथी लीजिए, उससे फर्क नहीं है। 2 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला है आइसोटोनिक एक्सरसाइज और दूसरा आइसोमेट्रिक। जब हम चलते हैं वो हमारी बॉडी के लिए मेट्रिक एक्सरसाइज है, जिसको हम जिम में कहेंगे वॉकिंग करेगा व्यक्ति, ट्रेडमिल करेगा, या एक नॉर्मल बुजुर्ग व्यक्ति पार्क में घूमेगा। और वो हफ्ते में 5 दिन कम से कम और 30 से 45 मिनट हमको ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा है आइसोटोनिक यानी बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग एक नॉर्मल व्यक्ति को, ये यंग लोगों के लिए नहीं है, इस भ्रम को आप अपने मन से निकाल दीजिए। इवन 70-80 साल का भी व्यक्ति हो, उसको हल्के वेट्स लेकर अपनी मसल्स की टोनिंग करनी चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि अगर व्यक्ति जिमिंग के साथ बॉडी बिल्डिंग नहीं करता है हल्के लाइट वेट्स के साथ, तो 1 साल के अंदर वो 2.5 पाउंड मसल जो है फैट से रिप्लेस हो जाती है और डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट जो मैं आपको जिमिंग के लिए बताना चाहूँगा वो है सप्लीमेंट्स। प्लीज़ अवॉइड करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी सप्लीमेंट किसी भी प्रकार से, अनटिल अनलेस कोई बहुत मेडिकल डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, रियल नीड है, नहीं। हमारी डाइट्स के अंदर हमको इतने अच्छे प्रोटीन्स, इतनी अच्छी चीज़ें हमको मिल सकती हैं कि हम सारी चीज़ों की डेफिशिएंसीज को पूर्ण कर सकते हैं। अनटिल अनलेस आपको कुछ आयरन मैन या कोई ऐसी चीज़ करनी है जो रियली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी आप सुपरवाइज और गार्डेड लीजिए, वरना ऐसा सिवियर हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक के साथ साथ राइट हार्ट में एम्बोलिज्म भी हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक और ऐसी बीमारी है जो यंग लोगों में जानलेवा हो रही है इसी प्रकार की एक्टिविटीज के कारण। तो इन सब कल्चर्स को संयम के साथ करिए, इस चीज को अपने मन को बैलेंस से लेकर चलिए, कंपीट मत करिए। ध्यान रखिए कैपेसिटी को बिल्ड करना है और उसका आधार है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली रोज ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे, ये चीजें आपको बेनिफिट देंगी। तो दोनों करना है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। वेट लिफ्टिंग हफ्ते में 2 बारी और कम से कम 5 से 6 दिन वॉकिंग करनी है या आपको रनिंग करनी है, जो भी आप करना चाहते हैं। और इसको आप योगा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप आसनों से भी रिप्लेस कर बिल्कुल। डॉक्टर यादव, आप क्या बताएंगे, योगा और मेडिटेशन जब दोनों की बात करते हैं, ध्यान और योग की, वो कितना असर दिखाते हैं? अगर कोई दिल की बीमारी से पहले से ग्रसित है या फिर कोई प्रिकॉशन के तौर पर अगर दिनचर्या में से शामिल? देखिए, अगर योगा और ध्यान करते हैं और आप किसी दिल की बीमारी से नहीं पीड़ित हैं तो कभी आपको दिल की बीमारी होगी नहीं, पहली बात। ठीक है, यदि दिल की बीमारी हो जाए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक हो सकते हैं। आप बिल्कुल अपनी एक सम्यक दिनचर्या का प्रयोग कर दें जिसमें योग और ध्यान को प्रयोग करें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। जहाँ तक काम करने की बात आई, ज़्यादातर लोग या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं अपने सोच के हिसाब से। तो मैं उनको सबको ये कहना चाहता हूँ कि जिस पल, जिस वक्त आप प्रेजेंट में रहेंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं उस वक्त उसी काम में रहें, आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आ सकती है। ज़्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस तभी होता है जब या तो भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं या पास्ट की घटनाओं के बारे में सोच रहे होते हैं। इसलिए ध्यान के द्वारा आप एक अभ्यास कर सकते हैं, जिस समय जहाँ हैं उसी वक्त उसी पल में खो जाएं। यदि आप पढ़ रहे हैं
तो खो जाएं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसी एक्सरसाइज में डूब जाएं। तो प्रेजेंट में रहने का अभ्यास ही ध्यान है, और ध्यान के द्वारा आप अपने दिमाग को ये प्रेरित करते हैं कि वो ऐसे चीज़ों को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को प्रेरित करें शरीर में जो हेल्दी होते हैं, जो बॉडी पे स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। तो ध्यान तो एक तरीके से कंप्लीट है, कंप्लीटनेस इन टोटलिटी, उसका तो कोई बात ही नहीं है। उसको कर सके तो बहुत बढ़िया है, पर योग को शामिल कर सकते हैं। और बहुत एक सिंपल टिप है, यदि आप कोई जिम नहीं कर पाते, ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, आप वॉक करें, आप पैदल चलें, और बहुत दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस हिसाब से आप चलना चाहें चलें, लेकिन रेगुलर चलें और रोज चलें। आप देखेंगे 6 महीने बाद आपको ये महसूस होगा कि हमारा शरीर पहले से बेहतर, स्टाउट और फिट हो रहा है, और सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से बहुत सारी चीज़ें जो रास्ते में आती भी हैं हार्ट की नलियों में या बाकी शरीर के अंगों में, वहाँ से भी उनका क्लियरेंस होता रहता है। तो इन सब चीज़ों को आप नेचुरल रूप में करें और अपने जीवन का एक पार्ट में शामिल करें। ध्यान और योग आपके जीवन को सर्वांगीण विकास की ओर ले जा सकता है और बीमारी मुक्त जीवन दे सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि समय अब बहुत कम है, और कोई ऐसी ज़रूरी बात जो आप बताना चाहें, और साथ ही हम डेंटल केयर के लिए एक बात कहते हैं कि 6 महीने में अपने दांतों का चेकअप कराइए, साल भर में आंखों की साइड ज़रूर चेक कराइए। दिल को लेकर भी कोई ऐसे टेस्ट है क्या, और उसके लिए कोई उम्र का भी कोई दायरा है, कब कौन से टेस्ट कराना जरूरी है? देखिए, ऐसी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, देनी चाहिए जो लोग याद रखें, और इसके लिए सिंपल मैं हमेशा मंत्र देता हूँ, इसको ABCD अप्रोच कहते हैं। ए में सबसे पहले, यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो, या फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी हुई है तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो ए से आता है assess and alert yourself। साल में एक बारी कम से कम 18 साल से ऊपर है, अपना कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप पूरा का पूरा जरूर कराएं। उसके अंदर आपका लिपिड प्रोफाइल है, सारी चीज़ें उनको आप चेक कराएं। कोई अनयूजुअल सिम्टम आपको होता है जो आपको पहले नहीं हो रहा था, दर्द होता है, सांस फूलता है, उसको आप करके डॉक्टर के पास जरूर जाएं। दूसरा बी से आपका ब्लड प्रेशर, यदि आपका ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखें, और नहीं है आपको तो साल में कम से कम 2 रीडिंग्स लें। भारतवर्ष में 20 से 25% लोग अनडायग्नोज रहते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, और वो हार्ट की बीमारियों के लिए एक मेजर कारण बन जाता है। तीसरा होता है सी से सबसे पहली चीज है सिगरेट को बंद करना। किसी भी फॉर्म ऑफ सिगरेट है, स्मोकिंग है, एक्टिव है, पैसिव है, घर में कोई कर रहा है, वेप है, स्मोकलेस टोबैको है, इसको स्ट्रांगली कंडेम करें। ये हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है हमारे यंग लोगों के अंदर और सभी के अंदर हार्ट अटैक्स के लिए। और दूसरा सी है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को संयम में रखना बहुत आवश्यक है। देखिए, डाइट के साथ साथ इसको कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल कंट्रोल करें। इसमें आपके सारे कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल और नए पैरामीटर्स हैं, इनको ज़रूर कराएं। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, ये साइंटिफिकली वेरी वेल प्रूवन है, वेरी वेल स्टडीड है। तो साल में एक बारी लिपिड प्रोफाइल ज़रूर होना चाहिए। डी से आपका आता है डायबिटीज़ और डाइट। डायबिटीज़ में साल में एक बारी अपनी ब्लड शुगर ज़रूर चेक कराएं, और यदि आपकी डायबिटीज़ है तो डॉक्टर से बात करके अपनी शुगर को कंट्रोल करें, क्योंकि शुगर जितनी मीठी हमारे सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करती है। और डाइट की जिसके बारे में हमने बात करी, डॉक्टर साहब ने आपको बताया, उसको संयमित लें, उसको बैलेंस तरीके से लें। और ई से आपका इंपॉर्टेंट तरीका आता है, वो है एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस किया, और लास्ट है इमोशनल कंट्रोल। मैं आपको ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा कि रोज़ 10 मिनट, हमें 1440 मिनट रोज़ मिलते हैं, और मैं समझता हूँ कि 10 मिनट रोज़ व्यक्ति निकाल सकता है रात को योग, रात को मेडिटेशन, रात को अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, अपने दिन की प्रोग्रामिंग करने के लिए, अपने संकल्पों को पावरफुल बनाने के लिए। ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। किसी भी प्रकार की मेडिटेशन को लें, लेकिन उससे अपनी बॉडी, अपने मन, अपने शरीर को, आत्मा को प्योरीफाई करें। और लास्ट मंत्र जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, आज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, प्रिवेंशन वैक्सीन जो है, जैसे हमने अलग वैक्सीन लगाई, आप सबको एक साल में एक वैक्सीन लगानी चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जब हम लगाते हैं, ये हमारे हार्ट अटैक और इनके होने के चांसेस को, आपको हैरानी होगी, 20 से 25% कम कर देती है। तो हेल्दी हैं, नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को आपको लगाना चाहिए। तो ABCD मंत्र ये ध्यान रखेंगे तो मेजॉरिटी चीज़ें आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी। और आपको जाते जाते एक मंत्र देंगे डॉक्टर यादव जी? मैंने तो ये कहा, देखिए, आपका जन्म हुआ है तो कब्र तक ही जाएंगे, तो कब्र तक जाने में धीरे पहुँचें, तो उसके लिए ज़िंदगी की स्पीड को स्लो कर दें।
दिन भर में अगर आप खुद अपने ऊपर, हर व्यक्ति खुद अपने ऊपर असेस कर ले कि वो कितनी बार खिलखिला के हंसता है, और खिलखिला के हंसने पे पेट में दर्द होता है कि नहीं। अगर खिलखिला के वो हंस रहा है, इट मीन्स वो स्वस्थ है। और सबसे ज़्यादा हमें बचाव करना चाहिए इमोशनल स्ट्रेस का। कहीं से भी अगर आपको भावनात्मक तनाव आ रहा है, चाहे घर हो, ऑफिस हो, समाज हो, आप इससे हर हालत में बचें, क्योंकि मैं मानता हूँ भावनात्मक तनाव सबसे ज़्यादा अकेले में आदमी को तनाव देता है। बिल्कुल। और इसी के साथ आयुष्मान भव का समय यहीं पूरा हो गया, वरना चर्चा हम आगे भी जारी रख सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहित गुप्ता। साथ ही डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा ने हमें एक बात तो साफ साफ जाहिर कर दी है कि जो दिल की सेहत है वो किसी लग्जरी की तरह नहीं है, बल्कि जिंदगी की ज़रूरत है। हमारा दिल हर दिन 1 लाख बार धड़कता है, लेकिन हम उसे शायद एक बार भी प्रायोरिटी नहीं देते। हम में से कई लोग ऐसे हैं। तो चाहे आप टीनेजर हो, वर्किंग पेरेंट हो या सीनियर सिटीजन हो, दिल को हेल्दी रखना मुश्किल नहीं है। बस ज़रूरी है कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो सही हो। और याद रखिए कि एक हेल्दी दिल एक खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए इस पर ध्यान देना अभी से शुरू कर दीजिए। तो थोड़ा समय, थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्यार अपने दिल के नाम। आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।